मोस्ट इम्पोर्टेंट लैंड रिफॉर्म इंट्रोड्यूस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसमें आपके जमींदारी सिस्टम को खत्म किया गया था। Then development of productive resource of each locality, तो जो भी ऑप्टिमम रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जो भी ऑप्टिमम रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उनको ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन किया जाए। देन लिविंग कंडीशन, इससे जब हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे तो जो हमारा वीकर सेक्शन है उसकी कंडीशन, लिविंग कंडीशन में इम्प्रूवमेंट होगा। इससे बेटर हेल्थ केयर और सैनिटेशन फैसिलिटीज लोगों को घर पे और अपने काम करने की जगह पे, वर्क प्लेस पर मिल पाएगी। And development of infrastructure, this is very important key issue because all the villages are not connected with your all weather roads, और जब भी मानसून सीजन होता है तो उनके लिए एक्सेसिबिलिटी बहुत मुश्किल हो जाती है और उसकी वजह से उनका जो कह लीजिए क्रॉप है उसका प्रॉपर प्राइस नहीं मिल पाता। इंफ्रास्ट्रक्चर में इंक्लूडेड है आपका इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, ट्रांसपोर्टेशन। भाई इरिगेशन अगर हम ट्यूबवेल्स की बात करें तो आप या तो इलेक्ट्रिसिटी पर रिलाय करेंगे या पेट्रोल एंड डीजल पर रिलाय करेंगे, तो उसके लिए जरूरत है कि प्रॉपर डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का किया जाए। देन क्रेडिट बैंकिंग सिस्टम, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ योर दिस इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें कई विलेजेस को मिलाकर एक बैंक है, तो अब वो जो गांव वाले हैं उनके लिए बैंक की एक्सेसिबिलिटी बड़ी मुश्किल हो जाती है, ठीक है, तो उसका भी डेवलपमेंट आवश्यक है कि क्रेडिट और फाइनेंशियल हेल्प और मार्केटिंग फैसिलिटीज इनका डेवलपमेंट किया जाए। रूरल कनेक्टिविटी थ्रू डेवलपमेंट ऑफ रोड्स, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ऑल वेदर रोड्स होंगी तो रूरल एरियाज का जो आउटपुट है वो इजीली अर्बन एरियाज तक पहुंच पाएगा एंड देन हमारे जो फार्मर्स हैं उनको अपने क्रॉप का, अपने प्रोड्यूस का सही प्राइस मिल पाएगा। देन अनदर नीड इज एग्रीकल्चरल रिसर्च। अभी परसों शायद प्रधानमंत्री ने 25 नई क्रॉप्स फार्मर्स को दी हैं, मतलब उनको इंट्रोडक्शन किया है प्रधानमंत्री ने। उसमें न्यूट्रिशन लेवल ज्यादा है, प्रोटीन का आउटपुट ज्यादा है, प्रोटीन का कंटेंट ज्यादा है और फार्म आउटपुट ज्यादा है इनका। तो इस तरह का एग्रीकल्चरल रिसर्च होता रहेगा तो उससे हमारे फार्मर्स को हेल्प मिलेगी। सो ऑल दीज आर नीडेड ताकि हमारे जो रूरल एरियाज है उनका प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके। देन आफ्टर दैट कम्स पॉवर्टी एलिविएशन। इसको पूरा डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा है कि गवर्नमेंट ने 3 डायमेंशनल अप्रोच अडॉप्ट किया है पॉवर्टी एलिविएशन के लिए। इसमें आपके कुछ तो स्पेशली पॉवर्टी एलिविएशन से है, कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से है। इससे क्या होगा कि जब पॉवर्टी कम होगी तो हमारा जो वीकर सेक्शन है उनकी इनकम बढ़ेगी, ऑब्वियसली उनकी लिविंग कंडीशंस बेटर होंगी और इससे जो एम्प्लॉयमेंट है वो प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो पाएगा। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स पॉवर्टी एलिविएशन के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए प्रोडक्टिव पॉवर्टी एलिवेशन के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वाले प्रोग्राम चलाती है तो उससे क्या होगा कि बर्डन गवर्नमेंट के ऊपर कम आएगा। जब कोर आपकी एक्टिविटीज पॉवर्टी एलिवेशन वाली होती हैं तो उससे गवर्नमेंट पर बर्डन आता है क्योंकि वहां पर कुछ भी आउटपुट जनरेट नहीं होता। लेकिन जब आपका प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट वाली बात आती है तो आउटपुट जनरेट होता है, दैट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द जीडीपी ऑफ द कंट्री। तो प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जाए उसकी जरूरत है इस पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम में। देन डेवलपमेंट ऑफ अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अदर देन द फार्मिंग एक्टिविटीज, अदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी शुड आल्सो बी अवेलेबल टू द पीपल, ये आवश्यक है। अदरवाइज अगर फोर्सफुली लोग वहीं फार्म एक्टिविटीज में जुटे रहेंगे तो रिजल्ट क्या होगा कि वो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा, ठीक है। So these were the key issues related to rural development. Now we shall take up rural credit.
This is nothing new. Detailed you have read in your 10th and 9th class also. और बहुत कुछ फाइनेंस के बारे में आपको पता है, ठीक है? Now tell me what is the need of rural credit? क्यों चाहिए हमारे फार्मर को क्रेडिट? For productive and non-productive functions. ठीक है, तो फार्मर के पास पैसे नहीं होते क्या? उसको क्रेडिट क्यों चाहिए? मैम बिकॉज एग्रीकल्चर इज अनसर्टेन, सो नहीं होते कभी कभी. हाँ, हमारे सारे फार्मर्स के पास पैसे नहीं होते हैं, ठीक है? जो लार्ज लैंड ओनर्स हैं दे मस्ट बी हैविंग, इवन मिडिल जो हमारे लैंड ओनर्स हैं उनके पास भी है, बट स्मॉल फार्मर्स एंड सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो करते हैं उनके पास, या कह लीजिए लैंडलेस लेबर्स जो है उनके पास पैसे नहीं होते, ठीक है? तो प्रॉब्लम आती है कि ये जो क्रेडिट है इट लिटरली मीन्स फेथ, और ये जो अरेंजमेंट है इसमें क्या होता है कि लेंडर पैसा देता है और बोरोवर पैसा ले लेता है और कुछ उसको रिटर्न करता है कुछ टाइम बाद फ्यूचर में, और उस फ्यूचर पेमेंट पर उसको कुछ इंटरेस्ट देना पड़ता है. दैट इज द क्रेडिट अरेंजमेंट, हाउ दिस क्रेडिट इज गिवन. अब आप मुझे बताइए कि हमारा जो फार्मर है इसको जरूरत क्यों है इसकी क्रेडिट की? क्योंकि जो फसल बोने का टाइम है और जो फसल काटने का टाइम है उसके बीच में 6 महीने का लगभग गैप रहता है, ठीक है? और जरूरी नहीं है कि बुआई के टाइम पे उसके पास सोइंग सीजन जो है उस टाइम पे उसके पास पैसे हो. अब वो सोइंग सीजन के टाइम पे उसको किस किस चीज की जरूरत पड़ती है बताइए? सोइंग सीजन के टाइम पर हमारे फार्मर को क्या क्या खरीदना रहेगा? फर्टिलाइजर्स, जो मशीनरीज होती है बहुत पर्पस ऑफ मशीनरीज ना भी हो सकता है, स्मॉल इक्विपमेंट्स हम कह सकते हैं, ठीक है? ऑल इक्विपमेंट हो सकते हैं, और केमिकल मतलब इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड हो गए, फिर इरिगेशनल फैसिलिटीज भी देखा जाए तो अगर किसी फार्मर के पास नहीं, एवरीथिंग इज नीड्स मनी, और हमारा फार्मर अगर स्मॉल फार्मर है तो उसके पास सरप्लस इनकम नहीं होती. So the time of gestation and realization of income, there is gap between the two, और इसलिए हमारे फार्मर को पैसा उधार लेना पड़ता है. अब आप बताओ कि उधार लेता कहाँ से? इनफॉर्मल सोर्सेज, sometimes from the formal sources, sometimes from the informal sources. लेकिन है क्या कि हमारा जो फार्मिंग है इसमें भी क्रेडिट को हम टाइम पीरियड के बेसिस पे, पर्पस के बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं. जो पर्पस है, ठीक है, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं टू नीड्स में. देखो, अकॉर्डिंग टू पर्पस देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्रेडिट नीड्स. बताइए क्या क्या है? एक प्रोडक्टिव पर्पस और एक अनप्रोडक्टिव पर्पस. हाँ, पीछे हम लोग इसकी बात कर चुके हैं. एग्जांपल दो मित्रन. प्रोडक्टिव क्या है? मतलब जो भी फार्मिंग से रिलेटेड जितना भी पर्पस के लिए लोन लिया होगा वो प्रोडक्टिव होगा, और अनप्रोडक्टिव में मैरिज हो गया, वेकेशन सेरेमनी वगैरह हो गया. Where the source of repayment is available, that is called productive purpose, and where there is no source of repayment, that is called unproductive purpose. मैरिज हो गई, काम खत्म हो गया तो अनप्रोडक्टिव हो गया, हमारे पास सोर्स ऑफ रीपेमेंट नहीं है. लेकिन प्रोडक्टिव में क्या है, हमें पता है हमारी क्रॉप रेडी हो गई, हम पैसा वापस कर देंगे. दैट इज कॉल्ड प्रोडक्टिव पर्पस. सो ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, 2 purposes are there. One is productive and other one is non-productive. And second one is according to time period. अब टाइम के बेसिस पर अगर हम क्लासिफाई करें, there are 3 categories. One is short term, medium term and long term. शॉर्ट टर्म होता है 6 से 15 महीने का, जो आप कह लीजिए फर्टिलाइजर खरीदना है, सीड खरीदना है, स्मॉल इम्प्लीमेंट्स कुछ लेने हैं, तो वो शॉर्ट टर्म हो गया. मीडियम टर्म होता है 15 to 5 months का, 15 months to 5 years का. इसमें कोई आपको
इम्प्लीमेंट्स जो हमको परचेज करने, तो वो 5 साल तक का आ जाएगा। कोई आपको बहुत बड़ा इक्विपमेंट नहीं लेना, स्मॉल इक्विपमेंट है तो उसका आप परचेज कर सकते हो, तो ये मीडियम टर्म लोन हो गया। और लॉन्ग टर्म होता है 5 से 20 साल का, जिसमें आपको लैंड परचेज करनी है, ठीक है, तो वो लॉन्ग टर्म हो गया। तो ये 3 आपके टाइम पीरियड के बेस पे हो गए, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म, ठीक है। सो 2 क्लासिफिकेशंस हम कर सकते हैं क्रेडिट नीड्स का, पर्पस और टाइम पर। पर्पस में प्रोडक्टिव, नॉन प्रोडक्टिव, टाइम में 3 है, शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट है 6 से 15 महीने का, याद रखिएगा। मीडियम है 15 महीने से 5 साल का, लॉन्ग टर्म है 5 साल से 20 साल। अब सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट, ये आपने बताया फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, या हम इसको इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज कहते हैं, ठीक है। एक मिनट, sources. Now why we are calling them as institutional and non-institutional sources? बताइए, आवाज आ रही है मेरी? आ रहा है? Am I audible? Yes, ma'am. Why we are calling these sources as institutional and non-institutional sources? Ma'am, because institutional sources are formal in nature, controlled by What government. does it mean? They are controlled by government, and non-institutional, they work on their own terms. In India, which institution is responsible for controlling functioning of these banks and all that? RBI. RBI, है ना? So institutional sources are those sources which are controlled by some organization. Like in India, we control it by RBI, and non-institutional work on their own terms. Now in non-institutional में अगर हम broadly categorize करें, बताओ, चलो आप ही लोग बताओ, ये कुछ नया नहीं है, सब कुछ आता है तुम लोगों को, बताते जाओ। Money lenders. Money lenders, landlords, Relatives. employers, large landowners, ये सारे आपके नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं। अब ये काम कैसे करते हैं ये भी बता दीजिए। They give loans but at a very high interest rate. वेरी गुड, लेकिन ये बड़े पॉपुलर हैं रूरल लोगों में। क्विक लोन एक्सेसिबल हो जाता है, मतलब अवेलेबल हो जाता है, लोन बड़ी आसानी से अवेलेबल हो जाता है। They are available for 24 hours. Anytime you can go and knock their door. They will give you loan. कुछ नहीं कराते, एक सादे कागज पे आपका अंगूठा ले लेंगे या साइन करा लेंगे। Very easy terms of that credit. और हमारे गांव वालों को ये आसान लगता है, क्योंकि कम पढ़े लिखे जो लोग हैं उनको फॉर्म भरने नहीं आते बैंक के। बैंक में गए, वो एक आदमी ढूंढे जो उनका फॉर्म भर दे, जरूरी नहीं है हर आदमी उनका फॉर्म भर ही दे, तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। प्लस उनके लिए बैंक जाना, वो वर्किंग 10 से 5 की है उनकी, तो हर टाइम नहीं जा सकते, ठीक है ना। तो ये जो आपके नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज होते हैं, दे आर कंट्रोल्ड, नॉट कंट्रोल्ड और सुपरवाइज्ड बाय एनी गवर्नमेंट एजेंसी। अपने टर्म्स ऑफ उनकी वर्किंग है, बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं और बोरोवर को एक्सप्लॉइट करते हैं। आपने अगर अपने एम्प्लॉयर से उधार लिया है तो आपसे 4 काम एक्स्ट्रा करा लेगा, ठीक है। जो लो ग्रेड वर्कर्स हैं, अगर वो अपने एम्प्लॉयर से उधार लेते हैं तो वो उनके घर का काम भी करवा लेते हैं वो लोग, कि भाई उधार लिया, चलो काम करो। सो दैट इज अ काइंड ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। और कभी कभी बोरोवर को चीट भी कर लेते हैं, जो मैंने आपको बताया कि सिंपल, देयर वर्किंग इज वेरी सिंपल। एक सादे कागज पे केवल आपका सिग्नेचर ले लेना, बाकी लिखना उनके मन पे, क्या लिखना, आपका अकाउंट मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो बोरोवर है वो डेट ट्रैप में चला जाता है ना। हु कैन एक्सप्लेन दिस डेट ट्रैप? कौन बताएगा? Ma'am, a situation when the farmer is not able to repay the loan amount and also the interest. हाँ, बेचारे को 100 रुपए चाहिए थे, 10% मंथली पर उसने ले लिया, उसके पास 100 रुपए नहीं थे, और 10% मंथली का मतलब समझ गए
कितना हो गया एनुअल? मैम कितने का लोन लिया? 100 रुपए का। 10% है ना? मैम सिंपल है कि कंपाउंडेड? सिंपल कर लो। मैम तो इंटरेस्ट ही लग गया 120 का पूरे साल का। हो गया ना? अब टोटल अमाउंट कितना हो गया? 220। 220। उसके पास 100 नहीं थे, 220 कहाँ से देगा बताओ जरा। तो हमारा तो किसान चला गया ना डेट ट्रैप में। मैम तो एक बात समझ नहीं आती, अगर किसान को जो अपने ये इनफॉर्मल सोर्सेस है जैसे मनी लेंडर्स है, ये सब उन्हें एक्सप्लॉइट करते हैं, गवर्नमेंट हाँ। है वो इन सब चीजों का एक सब्स्टिट्यूट बना सकती है ना, कि गवर्नमेंट कोई ऐसा सिस्टम ला दे जिसके अंदर क्विक एक्सेस टू लोन मिल जाए फार्मर्स को, उनको भी बस गवर्नमेंट को खाली काफी देखो काफी कुछ किया जा रहा है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है कि हमारा जो फार्मर है अगर मार्जिनल है या कह लीजिए लैंडलेस लेबर है तो उसके पास कोलेटरल नहीं है, और गवर्नमेंट बैंक्स जो कमर्शियल बैंक्स हैं दे नीड सम कोलेटरल, वहां फेलियर होता है। क्योंकि मान लीजिए बैंक्स ने लोन दे दिया तो लोन दे देने का अभी वो डिफॉल्टर हो जाते हैं आपके जो जब पे नहीं कर पाते अपना लोन तो दे बिकम डिफॉल्टर्स, और उस केस में बैंक की कैपिटल चली जाती। इसको एनपीए बोलते हैं, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। ठीक है ना? गवर्नमेंट इज डूइंग अ लॉट बट स्टिल कमर्शियल बैंक्स आर कमर्शियल बैंक्स। देयर नेम इज कमर्शियल बैंक्स। हालांकि काफी पॉपुलर हुए, इनफॉर्मल सोर्सेज को काफी घटाया गया है। ठीक है? अब इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज बताइए क्या क्या है? कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स हो गए। ओके। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। बेटा एक मिनट वेट कर। सो कमर्शियल बैंक्स, देन सेकंड वन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ओके। और अब हमारा जो कमर्शियल बैंक है वी कैन क्लासिफाई देम इनटू टू कैटेगरीज। एनीवन नोस? हाँ। किसी को पता है कमर्शियल बैंक्स की दो कैटेगरीज? सारे तो प्राइवेट एक तो हमारे जो नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं दे आर कॉल्ड शेड्यूल्ड बैंक्स, और दूसरे हैं प्राइवेट बैंक्स। ठीक है? कमर्शियल बैंक्स में ये दो कैटेगरीज है। प्राइवेट बैंक्स के नाम जरा बताइए। यस बैंक, एक्सिस, ICICI, ऑल दीज आर प्राइवेट बैंक्स। ठीक है? और बाकी शेड्यूल्ड बैंक्स में बोलो मित्तन। SBI, फिर लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक है कंट्री का, और इंडियन बैंक। मैम BOB। हाँ, अभी क्या हुआ है, गवर्नमेंट ने बहुत सारे मतलब टोटल हमारे 19 बैंक्स थे जिनका मर्जर कर दिया गया है। तो मेरे ख्याल से अभी 8 बैंक्स हैं और गवर्नमेंट इसको 5 बनाने के लिए एफर्ट कर रही है। ठीक है? कि बैंकिंग कैपिटल बढ़ जाएगा, अगर ये मर्जर कर दिया जाएगा तो बैंकिंग कैपिटल बढ़ जाएगा हमारे बैंक। सो बेसिकली कमर्शियल बैंक्स में दो हैं, शेड्यूल्ड एंड प्राइवेट बैंक्स। आफ्टर दिस कम्स योर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज जो बेसिकली आपके क्रेडिट के लिए फंक्शन करती हैं। देन आफ्टर दैट रीजनल रूरल बैंक्स, ये बेसिकली रूरल एरियाज के लिए ही हैं। इसके बाद आपके आते हैं एसएचजी जो आर्या ने नाम लिया, एंड द कंट्रोलिंग सिस्टम, कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ ऑल दीज, इन सबको जो रूरल क्रेडिट से रिलेटेड बैंकिंग सिस्टम है उसको ऑब्जर्व करने वाला, उसका मॉनिटरिंग करने वाला एपेक्स बैंक, दैट इज कॉल्ड नाबार्ड। नाबार्ड के बारे में सुना है? यस मैम। ठीक है? सो एपेक्स बैंक इज नाबार्ड। नाउ वन बाय वन वी शैल टॉक अबाउट कमर्शियल बैंक्स कैसे काम करते हैं। पूरा आपका बैंकिंग मैं पढ़ा चुकी हूँ। आपको कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई ने इंस्ट्रक्ट किया है कि शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म लोन फार्मर को प्रोवाइड करें। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू भी फार्मर्स को लोन दिया जाता है शॉर्ट टर्म यूजिंग दीज कार्ड्स। एंड प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हमारे जो फार्मर्स गरीब हैं, पुअर हैं, दे फाइंड
it difficult to get loan from these banks. Why they fail to get the loan? अभी पीछे ही हम लोगों ने डिस्कस किया, क्योंकि वो कोलेट्रल्स नहीं होता ना उनके पास, नहीं होता उनके पास। अब इस केस में क्या प्रोवाइड करें, वो क्या कोलेट्रल रखें कि उनको बैंक लोन दे दे। और मेन चीज मान लीजिए नॉन प्रोडक्टिव पर्पस है और कोलेट्रल भी नहीं है, तो कहाँ से लोन मिलेगा? ठीक है। और इन जो आपके पुअर फार्मर्स हैं उनको जो कमर्शियल बैंक्स हैं, डू नॉट कंसीडर पुअर फार्मर्स एज क्रेडिट वर्दी, कि इनका पता है ये डिफॉल्ट में जाएंगे, दे विल नॉट पे बैक देयर लोन। और दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि सारे बैंक्स की ब्रांचेस हर जगह नहीं है, कई गांव मिलाकर एक ब्रांच दी जाती है, तो उस पर्टिकुलर बैंक के ऊपर लोड रहता है। प्लस वो बैंक ऑफिशियल्स जो रूरल एरियाज में पोस्टेड होते हैं उनका कह लीजिए वर्किंग भी बहुत उतना प्रोमिनेंट नहीं है जितना अर्बन एरियाज वालों का है, क्योंकि यहाँ हर चीज पढ़ा लिखा आदमी आता है, प्रॉपर वे में करता है, वहाँ हर चीज उनको बतानी पड़ती। इसलिए ये जो कमर्शियल बैंक्स हैं समटाइम्स दे फेल। ये जो नेशनलाइजेशन बैंक्स का किया गया था, हैव यू एवर रेड अबाउट दिस वन, नेशनलाइजेशन ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया? पढ़ा है कभी कहीं किसी उसमें? सबसे पहले एनीवन वांट्स टू रिप्लाई? सबसे पहले 1969 में इंदिरा गवर्नमेंट के टेन्योर में, ये आपका पेपर का कटिंग लगा हुआ है, 14 टॉप बैंक्स आर नेशनलाइज्ड, 14 बैंक्स नेशनलाइज किए गए थे इन 1969। देन आफ्टर दैट in 1980 again 6 banks were nationalized and then one bank, new bank of India was merged in Punjab National Bank, तो total हमारे 19 banks हो गए। 19 banks were working, अभी जाके 2017-18 के पास आके ये मर्जर चालू हुआ है और अभी 8 लार्ज बैंक्स हैं जहाँ तक मुझे पता है। एक बार चेक कर लीजिएगा हाउ मेनी नेशनलाइज्ड बैंक्स आर वर्किंग इन द कंट्री। पीछे भी कहीं मुझे लगता है हम लोगों ने किसी चैप्टर में डिस्कस किया था। इसके अलावा नरसिम्हा कमेटी थी जिसने बैंकिंग सिस्टम के रिफॉर्म्स रिकमेंड किए थे, जिन्होंने कहा था कि बैंकिंग जो न्यू प्राइवेट बैंक्स हैं उनको अलाउ किया जाए और फॉरेन बैंक्स को भी अलाउ किया जाए, तो वो आपके नए बैंक्स वर्क करना शुरू किए। हालांकि आईसीआईसीआई बैंक 1956 से ही काम कर रहा है जहाँ तक मुझे आइडिया। ठीक है, सो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ बैंक्स फ्रॉम 1969 टू 90। इसके बाद आपके आते हैं कोऑपरेटिव्स। कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं, हाउ डू दे वर्क? इनका जो शेयर था ये 3.1% था रूरल क्रेडिट में 1951 में। और मान के चलिए कि ये जो कोऑपरेटिव है दिस इज फॉर्म्ड बाय पीपल इटसेल्फ, तो ये 96% ऑफ रूरल पॉपुलेशन इसके अंदर कवर्ड है और रूरल क्रेडिट में कोऑपरेटिव्स का जो शेयर है 35% है। ठीक है, अब इनका एडवांटेज क्या है आपके कोऑपरेटिव क्रेडिट का? एक तो अल्टरनेटिव क्रेडिट सोर्स है अदर देन दी फॉर्मल जो आपके कमर्शियल बैंक्स हैं उसमें एक अच्छा सोर्स ऑफ क्रेडिट है ये। देन चीप रूरल क्रेडिट, इंटरेस्ट रेट लो रहता है इन कोऑपरेटिव्स का और प्रोडक्टिव लेंडिंग करते हैं। ये नॉन प्रोडक्टिव पर्पस के लिए लोन नहीं देते हैं, प्रोडक्टिव पर्पस के लिए देते हैं जिससे लोगों की इनकम इंप्रूव होती है। एंड देन जो फार्मिंग मेथड्स हैं उसमें भी इम्प्रूवमेंट आता है क्योंकि प्रोडक्टिव पर्पस के लिए ही ये लोन प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद आपके आते हैं रीजनल रूरल बैंक्स। these work jointly with central and state governments। इसमें रूरल पीपल की जो क्रेडिट नीड है उसके लिए ये सेटअप किए गए थे। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म लोन्स फार्मर्स को प्रोवाइड करते हैं और बहुत लो रेट ऑफ इंटरेस्ट ये चार्ज करते हैं जो रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं और बेसिकली विलेज एरियाज के लिए वर्क करते हैं जो आपके रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं। इनका स्टार्टिंग जो हुआ था दैट दे स्टार्टेड फ्रॉम 2 अक्टूबर 1975। ये ईयर एंड डेट इज इम्पोर्टेंट, इसको मार्क कर लीजिएगा। टोटल 196 आरआरबीज थे जिनको
जो वर्क कर रहे थे, बट उनको मर्ज करके अब केवल 45 RRBs बचे हैं जो कंट्री में, पूरे कंट्री में वर्क कर रहे हैं। एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करते हैं जो रीजनल रूरल बैंक्स। देन आपका आता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। हाउ डू दे वर्क? दिस यू हैव ऑलरेडी रेड इन डिटेल इन योर 10th क्लास। बताइए व्हाट आर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स? As it is clear from the name itself, self-help group. मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। मतलब वो ग्रुप्स बनाते हैं। कैसे वर्क करते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स? मैम मीन्स वो लोग फंड इकट्ठा करते हैं, जैसे कि एक ग्रुप है उसके अंदर बहुत सारे लोग आए हैं तो उन्होंने कुछ कुछ पैसे इकट्ठा किया एंड फिर बाद में अगर किसी को कुछ ज़रूरत है लोन वगैरह की तो वो पूरा मतलब कलेक्टिव ले लेते हैं वो, एंड फिर इंटरेस्ट भी पे होता है। हाँ, और इनको हमने फॉर्मल में क्यों डाला है? मैम क्योंकि कितने ऐसे साल तो ये बाद, हाँ क्योंकि बाद में इनफॉर्मल हुए है क्या? बैंक्स और जो एसएचजीज हैं वो लिंक क्रेडिट लिंकिंग कर दी गई है, जिसकी वजह से माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम कहलाता है ये। ठीक है, हमारे जो बैंक्स हैं दे नीड कोलेटरल, ये हमने पीछे ही पढ़ लिया। और इसकी वजह से हमारा जो लार्ज पॉपुलेशन है रूरल एरियाज का, दोज हु आर विदाउट कोलेटरल दे फेल टू गेट लोन फ्रॉम बैंक्स। अब ये जो आपके एसएचजीज हैं ये स्मॉल प्रोपोर्शन सेव कराते हैं, मिनिमम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच मेंबर, और उसको एक फंड बना के अगर किसी को जरूरत है तो उस फंड से उसको लोन प्रोवाइड कर दिया जाए। ठीक है, और इससे हमारे बाय लिंकिंग बाय क्रेडिट लिंकिंग एसएचजीज आर एम्पावर्ड फाइनेंशियली एंड द रेट ऑफ रिकवरी इज 98%। यहाँ पर मान के चलिए कि 98% जो पैसा है जो लोन दिया गया थ्रू एसएचजीज वो वापस आ जाता है। और इसमें जनरली लेडीज वर्क करती हैं फॉर नॉन फार्म एक्टिविटीज अदर देन द फार्मिंग एक्टिविटी। कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है उसके लिए एसएचजीज ज्यादा काम करते हैं। जैसे आप गांव में मान के चलो लेडीज का अचार पापड़ बनाना या वो क्या कहते हैं बास्केट मेकिंग, जो इस तरह के नॉन फार्म एक्टिविटीज हैं उनमें इन्वॉल्व होती हैं, उसमें एसएचजीज ज्यादा काम करते हैं। इसके बाद एक और आता है आपका लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। दे आर बेसिकली फॉर डेवलपमेंट ऑफ लैंड। ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं और ये कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस हैं। और जो क्रेडिट दिया जाता है दैट इज ऑन द लैंड। जो भी आप लैंड दे रहे हो उसका 50% वो लैंड लोन आपको दे देंगे। लैंड का मार्केट वैल्यू का 50% आपको लोन में ये लैंड डेवलपमेंट एलडीबीज बोलते हैं, एलडीबीज प्रोवाइड कर देते हैं। सो दे आर आल्सो फॉर्मल सोर्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट। अब हमारा जो लास्ट एपेक्स बॉडी है दैट इज कॉल्ड नाबार्ड। नाबार्ड का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 12 जुलाई 1982। प्लीज नोट डाउन द डेट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिक पर्पस क्या है? टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्वड इन रूरल एंड फाइनेंशियल सिस्टम। जो रूरल फाइनेंशियल सिस्टम में इन्वॉल्व आपके जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करने का काम नाबार्ड करता है। और नाबार्ड में एक फंड आता है आरआईडीएफ से, एक स्विस एजेंसी है वो आरआईडीएफ में कुछ फंड देती है। ये फंड जो कवर करता है आपका इरिगेशन का एरिया, रूरल रोड्स का, हेल्थ का, एजुकेशन का, सॉइल कंजर्वेशन वगैरह का, ये सारा इसमें इंक्लूडेड है। एपेक्स बॉडी है जो सारी जितने भी इंस्टीट्यूशंस आपके रूरल क्रेडिट में इन्वॉल्व हैं उनको कोऑर्डिनेट करना, उनको ऑब्जर्व करना, ये काम नाबार्ड करता है। ये लॉन्ग टर्म क्रेडिट प्रोवाइड करता है। ठीक है, किनको? जो स्टेट गवर्नमेंट्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स हैं जो इन्वॉल्व हैं आपके रूरल क्रेडिट से रिलेटेड, उनको लॉन्ग टर्म लोन देने का काम नाबार्ड करता है। इट इंस्पेक्ट्स कोऑपरेटिव बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स, मतलब अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन कह लीजिए एक तरह का, कि आरआरबीज और कोऑपरेटिव्स को ऑब्जर्व करने का काम वो नाबार्ड करता है। देन अदर देन दैट रिसर्च, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट में प्रमोट करने का काम भी नाबार्ड करता है।
और जितने भी प्रोजेक्ट्स इन्होंने फाइनेंस किए हैं उसका इवेल्युएशन करने का काम भी नाबार्ड कर, ठीक है। अब चेंजेस जो हुए हैं इन द रूरल क्रेडिट, फॉर्मल सेक्टर का क्रेडिट बढ़ गया है आफ्टर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 14 लार्ज बैंक्स। इनफॉर्मल सेक्टर का 93% था 1951 में, जो घटकर 23% आ गया 2018 में। एक बार चेक कर लीजिएगा आपकी बुक में ये डाटा 18 का दिया है या उससे बाद का दे रखा है, चेक इट वंस। कोई देखकर प्लीज कंफर्म कीजिए। मेरे पास जो बुक थी उसमें 18 का ही डाटा दिया था। I have not seen in latest NCERT. Anyone is confirming? Class? Yes, ma'am. आर्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बुक में टॉपिक नहीं मिल रहा है। जहाँ क्रेडिट रूरल क्रेडिट खत्म होगा वही लास्ट में मिलेगा आपको। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग से ऊपर देखिएगा। मैम उससे पहले ना एग्रीकल्चर मार्केटिंग से। हाँ हाँ हाँ, जहाँ से एग्रीकल्चर मार्केटिंग शुरू है उससे ऊपर के पैसेज में देखिए। चेक कर लेना, मुझे कंफर्म कर देना। आई एम कंटिन्यूइंग बिकॉज लास्ट टॉपिक इज लेफ्ट। क्रिटिकल अप्रेजल, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हुआ है, फार्म एंड नॉन फार्म आउटपुट दोनों बढ़ गया है। नॉन फार्म मतलब अदर देन द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, वहाँ भी लोग मतलब कर रहे हैं। और फेमाइंस जो है वो पुरानी बातें हो गई। क्यों? क्योंकि हमारा एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चरल नॉन फार्म आउटपुट दोनों बढ़ गया, तो फेमाइन अब आते नहीं है। और फूड सिक्योरिटी आ गई हमारे पास, क्योंकि हमारे फार्मर को क्रेडिट इजीली अवेलेबल हो रहा है, तो इसलिए इंपोर्ट करने की हमें जरूरत नहीं है। देन नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या है? कमर्शियल बैंक ज्यादा सक्सेसफुल हैं एज कंपेयर टू कोऑपरेटिव्स एंड अदर रीजनल रूरल बैंक्स एक्सेट्रा। हाई एग्रीकल्चरल लोन डिफॉल्ट रेट, यही जो मिथन तुम्हारा क्वेश्चन था, ये उसका जवाब है कि लोन तो मिल जाता है लोगों को लेकिन लोग उसको पे बैक नहीं कर पाते, एंड दैट लीड्स टू डिफॉल्ट, हाई डिफॉल्ट रेट। देन बैंकिंग हैबिट लोगों में कम है, जिसके लिए गवर्नमेंट ने वो जनधन प्लान मोदी गवर्नमेंट लेकर आई कि लोग एटलीस्ट अपना बैंक अकाउंट खोले तो थोड़ा उनके अंदर बैंकिंग हैबिट्स इनकलकेट हो। ठीक है, so this was all about your rural banking. Now after this at 11:30 I shall again come back